Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. बेटा वॉइस अब अपनी म्यूट कर लीजिए, टॉपिक को आगे बढ़ाएं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या। ये टॉपिक हम पिछली छोटी क्लासेस में काफी बार पढ़ चुके हैं। हर क्लास में हम सहप्रसंग व्याख्या पढ़ते आए हैं। फिर भी अभी तक या पिछली क्लास तक हमने ये देखा है कि हमारे फुल मार्क्स नहीं आ पाते। अगर हम बात करें कि 4 नंबर की सहप्रसंग व्याख्या हमसे पूछी गई और जब सर ने हमारी आंसर शीट चेक की तो हमें 3 का स्कोर ही मिला। तो 1 नंबर हमारा क्यों कट गया, कैसे कट गया, कहाँ हमने त्रुटि की, जबकि प्रतिवर्ष हर साल हम ये टॉपिक सीखते आए हैं, हल करते आए हैं, फिर भी कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी रह जाती है। उस वजह से पूरा स्कोर हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए हम इस टॉपिक को बड़े ध्यान से अच्छे से समझेंगे ताकि हमें पूरा स्कोर मिले। अगर 4 नंबर की व्याख्या पूछी जा रही है तो पूरे 4 नंबर मिले, हमें वहां 3.5 या 3 का स्कोर नहीं मिल पाए, फुल स्कोर मिले। इसके लिए हम क्या करें, किस तरह से हमें पूरा स्कोर मिले, बड़े अच्छे से इस टॉपिक को सुनना है, समझना है और फिर अभ्यास करना है। सबसे पहले हम एक पद्यांश लेते हैं और फिर उस पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या हल करते हैं, देखते हैं। हमारे जो मुख्य पुस्तक है आरोह, उसमें कविता है, आरोह जो हमारी कविता है, पुस्तक में कविता है उषा। हम उषा कविता से एक पद्यांश लेते हैं। उषा कविता जो शमशेर बहादुर सिंह की है। सबसे पहले पद्यांश लेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा चौका, अभी गीला पड़ा है। करें बेटा, सभी बच्चे वॉइस म्यूट कर लीजिए। इसके बाद पंक्ति है,
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई है या स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी है किसी ने। ये हमारा पद्यांश है जो आरोह से उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की है, वहां से ली गई है। देखिए इसमें किस तरह से उषा के सौंदर्य का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। प्रातःकालीन आकाश बहुत नीले शंख जैसा था। प्रातःकालीन आकाश की तुलना यहाँ पर नीले शंख से की जा रही है और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है तो हम समझ गए कि यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम याद करें सा सी से सम समान सरिश सदृश जैसा जैसी जैसे ज्यों तरह आदि शब्द या शब्दांशों का प्रयोग हमें मिलता है तो उपमालंकार होता है। तो यहाँ हम पहचान गए उपमालंकार का प्रयोग किया है। अब बात यह है कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आकाश में ऐसा क्या था? तो हमें पता है कि जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है, उसमें बादल नहीं होते, बिल्कुल स्वच्छ आकाश हो तो पूरा वो नीला दिखाई देता है। तो इस समय प्रातःकालीन आकाश स्वच्छ था, इसलिए नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, फिर क्या हुआ देखो, सुबह का आकाश ऐसा दिखाई देने लगा जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है। गीला चौका जैसा नजर आता है अब आकाश वैसा नजर आने लगा। ये क्या परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन क्यों हुआ? तो हम कह सकते हैं कि अब आकाश में काली काली घटाएं छा गई थी, काले काले बादल भी उमड़ आए थे, इसलिए उन काले बादलों से सुबह के आकाश की शोभा ऐसी दिखाई दी, सौंदर्य ऐसा दिखाई दिया उन काले बादलों काली घटाओं के कारण, जैसे राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका। गांव में अक्सर देखने को मिलता है, कच्चे फर्श होते हैं, कच्चे आंगन होते हैं, वहां चौका लगाया जाता है, मिट्टी और राख भस्म इत्यादि से चौका लगाते हैं। तो राख से लगाया हुआ गीला गीला कोई चौका हो और वो जैसा नजर आए, अब सुबह का या भोर का नभ भी ऐसा ही नजर आ रहा था उन काले बादलों की वजह से। जब उन काले बादलों पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें गिरी, काले बादल थे और लालिमा युक्त किरणें गिरी, तो अब वो आकाश ऐसा दिखाई देने लगा जैसे काली सिल, सिल यानी शिला, काली शिला, काला पत्थर। गांव में ये अक्सर देखने को मिलता है कि काली शिला होती है, काला पत्थर होता है, उस पर चटनी मसाले इत्यादि पीसने का काम किया जाता है। तो काली शिला को थोड़े से लाल केसर से किसी ने धो दिया है, उस काली शिला पर काले पत्थर पर लाल केसर डाल दें तो यहाँ भी काले पर लाल रंग आ गया है। या स्लेट हम जानते हैं काली होती है, काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक लगाते हैं तो काले पर लाल रंग आ गया। और ठीक है, कैसा रंग दिखाई दे रहा था? जब आकाश में काले काले बादल थे, उन पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें गिरी
तो वहां भी काले बादलों पर लाल किरणें गिरी है, लालिमा युक्त किरणें गिरी है। तो उस समय अब आकाश का सौंदर्य ऐसा नजर आने लगा है जैसे बहुत काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया है, या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दिया। ऐसा ही अब आकाश का सौंदर्य नजर आ रहा था। इस तरह से हम इसके भावार्थ को समझ पाते हैं। अब हम स्वप्रसंग व्याख्या करते हैं, किस तरह से स्वप्रसंग व्याख्या हमें करनी चाहिए। सबसे पहला काम व्याख्या का कि हमें जिस पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं उसके प्रारंभिक 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द लिखने हैं। किस तरह से? प्रात नभ, फिर डैश 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 लगा देंगे और लिखेंगे किसी ने। अंतिम 2 शब्द, प्रारंभिक 2 शब्द और फिर डैश डैश लगाकर अंतिम 2 शब्द लिख देंगे, तो पता चल जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक का एक काव्यांश है, एक पद्यांश है, उसकी हम स्वप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। हमारे प्रश्न पत्र में भी हमें 2 पद्यांश मिलते हैं और कहा जाता है इन 2 में से किसी एक पद्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जिस पद्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या हम करेंगे उस पद्यांश के प्रारंभिक 2 शब्द और फिर अंतिम 2 शब्द हमें लिख देना है, जिससे कंफर्म हो जाए, आश्वस्त हो जाए इन दोनों में से हम इस पद्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। तो स्वप्रसंग व्याख्या शुरू करें तो पहला काम हमारा यही होगा, प्रथम 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द लिख दें। स्वप्रसंग व्याख्या 4 भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक भाग के अंक भी विभाजित होते हैं, प्रत्येक भाग के अलग अलग अंक होते हैं। पहला भाग होता है संदर्भ, दूसरा भाग होता है प्रसंग, तीसरा भाग होता है व्याख्या और चौथा भाग होता है विशेष। तो हम ध्यान रखें, जब भी स्वप्रसंग व्याख्या करें इन चारों भागों का वर्णन करना पड़ेगा। चारों भागों में विभाजित करके हमें स्वप्रसंग व्याख्या लिखनी है, तभी हम उसके पूरे अंक ला पाएंगे। तो चारों भागों को अच्छे से हमें समझना है कि कौन से भाग में क्या लिखना है और किस तरह से हमें लिखना होगा। तो सबसे पहला भाग है संदर्भ। विवरण चयन लगाना है हमें। बेटा वॉइस म्यूट कर दीजिए, वॉइस म्यूट कर लीजिए। संदर्भ पहला भाग है हमारा संदर्भ। इसमें कवि का नाम और कविता का नाम लिखेंगे। संदर्भ में 2 बातें लिखी जाएगी, एक कवि का नाम और एक कविता का। कौन सी कविता से ये पद्यांश लिया गया है और ये कौन से कवि से संबंधित है। तो किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा शीर्षक कविता से अवतरित है। इसमें हमने कवि का नाम और कविता का नाम लिखा है। संदर्भ जो कवि का नाम है और जो कविता का नाम है, इन्हें हमें एकल उद्धरण चिह्न में बंद करना है।
सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है और फिर इसे हमें रेखांकित भी कर देना है। ये काम हम संदर्भ के अंतर्गत करते हैं। संदर्भ में कवि का नाम और कविता का नाम लिखें और इसी तरह से हमें लिखना है। देखिए, उषा शीर्षक, शीर्षक का अर्थ होता है नामक या नाम। उषा नाम की कविता से अवतरित है, लिया गया है। उषा शीर्षक कविता से अर्थात उषा नाम की कविता से, उषा नामक कविता से अवतरित है, इस तरह से लिखे। अगर आप कविता शब्द नहीं लिखेंगे, उषा शीर्षक से अवतरित है, तो उषा तो शीर्षक तो नाम तो इतना सा ही होता है, इतना बड़ा काव्यांश या पद्यांश उसमें से कैसे आएगा? तो हम लिखेंगे उषा नामक कविता से अवतरित है। उषा नाम की जो कविता है उससे ये लिया गया। तो संदर्भ इस तरह से हम लिखेंगे, अच्छे से अभ्यास कर लेंगे लिखने का। उसके बाद दूसरा भाग होता है प्रसंग। प्रसंग में भी विवरण चयन लगाते जाना है। यहाँ संदर्भ के भी विवरण चयन, प्रसंग के भी है। विवरण चयन का अर्थ होता है कि इस विषय का वर्णन, इस बिंदु का वर्णन आगे किया गया है। तो जहां भी हम किसी बिंदु का वर्णन करें तो विवरण चिह्न जरूर लिखेंगे। तो दूसरा भाग है हमारा प्रसंग। प्रसंग में हम लिखते हैं कि ये जो पद्यांश है किस विषय पर आधारित है, ये किससे संबंधित वर्णन कर रहा है, प्रसंग के दौरान लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे? इस काव्यांश में कवि ने उषा के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। यहां देखो, मैंने एक नया शब्द लिखा, सजीव। सजीव का अर्थ यह है कि उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है, लेकिन इस वर्णन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वह दृश्य, वे बिंब हमारे सामने जीवित हो जाते हैं, हमारे सामने ही घटित हो रहे हैं, हमारे सामने ही उपस्थित हो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो वास्तव में इस पद्यांश को पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है या सुनने से ऐसे लग रहा है जैसे ये जो वर्णन कवि ने किया है उषा के सौंदर्य का, वो हमारे सामने ही चित्रित हो रहा है, हमारे सामने ही उपस्थित हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा है सजीव वर्णन किया है। पढ़ने पर सजीवता लग रही है, हमारे सामने ही वो दृश्य उत्पन्न हो रहा है, उपस्थित हो रहा है। साथ ही गांव की सुबह का आभास हो रहा है। ओम नमः शिवाय। क्योंकि कविता में, इस काव्यांश में हम देखें, नीला शंख या राख का चौका या काली शिला, लाल केसर, काली स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये ऐसे उपमान हैं जो हमें सुबह के समय गांव में अक्सर नजर आते हैं। शहर में कच्चा फर्श होता नहीं है तो चौका कहाँ लगाया जाएगा? वहां मिक्सी से चटनी मसाले इत्यादि पीसे जाते हैं तो वहां काली शिला नजर नहीं आती है। इसके अलावा काली स्लेट किसी बच्चे के नजर नहीं आती हाथ में, बैग के साथ बच्चे शहर में स्कूल जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी देखते हैं कि स्लेट लेकर बच्चा जाता हुआ नजर आ जाता है। तो ऐसे उपमान हैं ये सारे जो अक्सर सुबह के समय गांव में देखे जाते हैं, मिलते हैं। इसलिए हमें इस वर्णन से ऐसा भी लग रहा है जैसे गांव की सुबह का वर्णन है। ये प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाता है कि किस
विषय पर ये आधारित है, किस विषय से संबंधित इसमें वर्णन है वो हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा भाग होता है व्याख्या। व्याख्या में विवरण चयन लगाना है और व्याख्या हम वही लिखेंगे जो हमें पढ़ाते समय भावार्थ ग्रहण करवाया जाता है। जो भावार्थ हमें ग्रहण करवाया जाए वही हम व्याख्या के अंतर्गत लिख देंगे। देखें किस तरह से लिखेंगे, देखिए आप, किस तरह से व्याख्या लिखेंगे। देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह उषा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि प्रातः कालीन आकाश स्वच्छ होने के कारण नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद आकाश में काली काली घटाएं भी छा गई थी। उन काली घटाओं के कारण सुबह के आकाश का सौंदर्य ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे राख से लिपा हुआ कोई गीला चोखा हो। और जब उन काले काले बादलों पर, काली काली घटाओं पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें गिरी तो अब उस आकाश का सौंदर्य ऐसा लगा, अब वो आकाश ऐसा दिखाई दिया जैसे बहुत काले पत्थर को थोड़े से लाल केसर से धो दें या काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी जाए। तो ये हम व्याख्या के दौरान लिखेंगे। उन काव्य पंक्तियों का भावार्थ हम व्याख्या के अंतर्गत लिखते हैं। उसके बाद होता है विशेष। विशेष में हम 3 बिंदु बनाएंगे। विशेष के भी विवरण चयन लगाना है और 3 बिंदु बनते हैं इसके अंतर्गत। पहला बिंदु भाषा लिपि के बारे में होता है। फिक्स होता है कि कोई भी पद्यांश आ जाए, कोई भी काव्यांश आ जाए, आपको विशेष का पहला बिंदु यही लिखना है। भाषा और शैली के बारे में होगा। और क्या होगा, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा से रस, सुबोध एवं भावानुकूल है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा से रस, सुबोध एवं भावानुकूल है। इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, तथा शैली गेय है। ठीक से हमें यही लिखना है कि पद्यांश की भाषा शरस, से रस का अर्थ है रस से युक्त है। पढ़ने या सुनने पर हमें आनंद आ रहा है, रस मिल रहा है। सुबोध, ऐसी भाषा का प्रयोग है कि इसे पढ़ने से हमें इसका भावार्थ आसानी से बोध हो गया, इसका भावार्थ हम आसानी से समझ गए और भावों के अनुकूल है। तो कोई भी काव्यांश आ जाए, भाषा के बारे में ऐसी टिप्पणी आपको करनी है। और शैली हमेशा गेय, गेय इसका अर्थ होता है गाने योग्य, गेय गाने योग्य।
अर्थात जो कोई सी भी काव्यांश हमें दे दे, काव्य पंक्तियां दे दे, पद्यांश दे दे, हम उसे गा सकते हैं। क्योंकि कविता की पंक्तियां हैं इसलिए हम उसे गा पाएंगे, गा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा काव्यांश पद्यांश की शैली गेय लिख सकते हैं। तो विशेष का पहला बिंदु बिल्कुल फिक्स होगा और वो यही होगा, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरस, सुबोध एवं भावानुकूल है तथा शैली गेय है। कोई भी काव्यांश आ जाए, विशेष का प्रथम बिंदु हमें यही लिखना है। दूसरा बिंदु अलंकार के बारे में लिखेंगे कि जो काव्यांश जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं उसमें किन अलंकारों का प्रयोग है। अगर एक अलंकार आपको नजर आ जाता तो वो अलंकार लिख देंगे, और एक से ज्यादा अलंकार आपको नजर आते हैं तो उन दो या अधिक अलंकारों का नाम लिख देंगे। इन सभी अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। हम अभी भावार्थ कर रहे थे तो पता चला था कि पहली पंक्ति में जैसा देखकर हम समझ गए तो उपमा अलंकार है, तो हम इसी बात को लिख सकते हैं। उपमा अलंकार के प्रयोग से सौंदर्य वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि अलंकार का प्रयोग सौंदर्य बढ़ाने के लिए होता है, सुंदरता बढ़ाता है अलंकार। इसीलिए हमने लिखा उपमा अलंकार के प्रयोग से सौंदर्य वृद्धि हुई है, इसका सौंदर्य बढ़ गया है उपमा अलंकार के प्रयोग से। अगर मान लीजिए कोई ऐसी काव्य पंक्तियां आपको मिल जाती है, कोई ऐसा पद्यांश कभी मिल जाता है कि आप उसमें अलंकार पहचान ही नहीं पाए, एक भी अलंकार की पहचान नहीं हो पाए कि यहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें अनुप्रास अलंकार लिख देना है। क्योंकि ऐसी कोई कविता नहीं हो सकती, ऐसा कोई काव्यांश नहीं हो सकता जिसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग ही नहीं हो। इसीलिए हम पहले जो अलंकार ढूंढने का प्रयास करें, पहचानने का प्रयास करें। अगर कोई अलंकार हमें मिल जाता है तो उस अलंकार के बारे में लिख दें, और यदि हमें किसी भी अलंकार की पहचान नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हम अनुप्रास अलंकार के बारे में लिख देंगे। इस प्रकार से विशेष का ये दूसरा बिंदु भी, पॉइंट भी हमारा तैयार हो जाएगा। तीसरा और अंतिम जो पॉइंट होता है विशेष का, वह सार, संदेश या शिक्षा के रूप में लिखते हैं। ये जो काव्य पंक्तियां मिली हैं, ये जो पद्यांश आपको व्याख्या के लिए दिया गया है, इसको पढ़ने से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, या सार रूप में हम इसके विषय में क्या कह सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर के हम एक पॉइंट लिखेंगे, अंतिम बिंदु विशेष का लिखेंगे। इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं पाठकों को, या हमें पढ़ने सुनने पर क्या शिक्षा मिलती है, या सार रूप में हम क्या कहेंगे, ये विशेष का अंतिम बिंदु होता है। सार, शिक्षा या संदेश के रूप में लिखा जाता है, एक वाक्य एक बिंदु के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, इस काव्यांश में उपमानों के अधिक प्रयोग से नवीनता का बोध हो रहा है।
नवीनता का अर्थ है नई तरह की कविता। हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नई तरह की कविता है, नए प्रकार की कविता है, क्योंकि हमने देखा पहली पंक्ति में भी उपमान है, आगे फिर लगातार हर पंक्ति में उपमान है। नीला शंख है, राख से लिपा चौका है, काली शिला है या काली स्लेट है। बार बार लगभग हर पंक्ति में कोई ना कोई उपमान देकर हम उस सौंदर्य को, उषा के सौंदर्य को, आकाश के सौंदर्य को समझ पा रहे हैं या समझाने का प्रयास कवि ने किया है। तो बहुत ज्यादा उपमानों का प्रयोग है, लगभग हर कविता में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम कविताओं में, कुछ विशेष कविताओं में ऐसा देखने को मिलता है। तो जब बहुत ज्यादा उपमानों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि उपमानों के अधिक प्रयोग से हमें नवीनता का बोध हो रहा है कि ये कोई नई प्रकार की, नई तरह की कविता है या ये पद्यांश है। तो इस तरह से ये 4 भागों में व्याख्या से प्रसंग व्याख्या विभाजित होती है। अगर इस तरह से हम चारों ही भागों का वर्णन करते हैं तो हमें पूरा स्कोर मिल जाता है, पूरे अंक मिलेंगे। और यदि हमें कहीं पर कोई प्रकार की त्रुटि छोड़ दी है, रख दी है, कर दी है, तो फिर निश्चित रूप से अंक काट लिए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले तो प्रारंभिक 2 शब्द उस काव्यांश के, उस पद्यांश के लिखे और फिर अंतिम 2 शब्द लिखे। उसके बाद संदर्भ, लेकिन संदर्भ लिखते समय हमने विवरण चिन्ह लगाना मिस कर दिया, छोड़ दिया। या फिर कवि और कविता का जो नाम लिखा संदर्भ में, उसमें हमने एकल उद्धरण चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि फिक्स है कि जब भी किसी चैप्टर का नाम आता है, जब भी हम कोई काव्य पंक्ति लिखते हैं, जब भी किसी कवि का नाम आता है, तो हम उनके एकल उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जब भी हम किसी भी तरह के प्रश्न को हल कर रहे हैं, लेकिन आंसर शीट में जब हम किसी चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, शीर्षक को लिख रहे हैं, तो उस पाठ का नाम या कविता का नाम हो, उसके एकल उद्धरण चिन्ह लगाना ही लगाना है। यदि कोई काव्य पंक्ति हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग की जा रही है, तो भी एकल उद्धरण चिन्ह लगाना, ये नियम है। और यदि हमने कवि का नाम और कविता का नाम तो लिखा, लेकिन एकल उद्धरण चिन्ह नहीं लगाया, तो फिर यहाँ भी नंबर काट लेने की संभावना बन जाती है। तो हम ये गलतियां नहीं करें। हम देखें, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 भाग होते हैं। चारों भागों का वर्णन अच्छे से करें। सभी के विवरण चिन्ह लगाया हुआ है, विवरण चिन्ह लगाना है। प्रसंग में कई बार हम एक लाइन लिख देते हैं, उषा के सौंदर्य का वर्णन, बस, उसके बाद हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। देखिए, अभी एक चैट आया है बच्चे का, बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत सुंदर बात पूछी है, आप सभी सुनिए। कि जब एग्जामिनेशन के दौरान प्रश्न पत्र को देख करके हमारे ऊपर प्रेशर हावी हो जाता है, प्रेशर बन जाता है, दबाव हम देखते हैं, और उस समय हमें संदर्भ लिखते समय हमें कवि का नाम पता नहीं चले या कविता का नाम पता नहीं चले, तो ऐसी स्थिति में संदर्भ कैसे लिखें? तो बेटा, संदर्भ में तो फिक्स है कि कवि का नाम और कविता का नाम ही आएगा, लेकिन उस दबाव में हमें याद नहीं आए तो इसके लिए हम क्या करें? तो मैं उसका हल बताता हूं, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, तो इस तरह से कवि और कवि का नाम ट्रिक के द्वारा एक संबंध बना करके बताऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा, कि जब भी आपके सामने काव्य पंक्तियां आ जाएगी, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि उस कविता से ली गई है और कवि ये है। आपके सामने अपने आप ही नाम आ जाएगा, आपको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको पढ़ाते समय करूंगा, बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो आपको सभी कविताओं
और उनकी कवियों का या कवित्रियों का नाम याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, कितना ही प्रेशर आ जाए। और मैं तो इस साल नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब तक भी उस कविता के कवि को नहीं भूलेंगे। इस तरह की ट्रिक बना के मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है। प्रसंग में जैसे कई बार बच्चे लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, केवल काव्यांश में कवि ने उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है, बस एक लाइन लिख दिया, औपचारिकता पूरी कर दी। तो कम से कम हम 2 पंक्तियां तो जरूर लिखें। ऐसे औपचारिकता नहीं लिखे, प्रसंग में बहुत बच्चे औपचारिकता कर देते हैं, तो प्रसंग में केवल एक लाइन लिखकर हम औपचारिकता नहीं करें, कम से कम 2 या अधिकतम 3 लाइनें, 3 वाक्य उससे संबंधित लिखें। व्याख्या जैसे आपको बताया जाए वैसे के वैसे लिखना है, और विशेष के तीनों बिंदु फिक्स है, आप इस तरह से लिखेंगे। ध्यान रखें कि हमारी ये पूरी सहप्रसंग व्याख्या के चारों भाग एक पेज में आने चाहिए। अगर आधा पेज बचा हुआ है आंसर शीट में तो वहां इस प्रश्न का हल नहीं करें, तो दूसरा प्रश्न हल कर दीजिए। वहां एक नए पेज में एक नई जगह हम इस प्रसंग व्याख्या को हल करेंगे, एक नया पेज लेकर के पूरे एक पेज को काम में लेते हुए। लगभग एक पेज में 100 शब्द माने जाते हैं, तो हम एक पेज में इसको मैनेज करेंगे। इससे बड़ा भी नहीं हल करें कि दूसरे पेज में ही आपका विशेष की कुछ बातें दूसरे पेज में चले जाएं। एक पेज में, एक पृष्ठ में हमें मैनेज करना है, और आधा आधा नहीं करना कि आधा पेज में आधी व्याख्या की बातें आ गई और आधे में आधी आ गई। नहीं, एक जगह और एक नए पेज में हम इसे हल करेंगे। अब यदि किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो, कोई कंफ्यूज हो, किसी प्रकार की बात आप पूछना चाहें तो बेटा पूछ सकते हैं। अब आपका टाइम शुरू होता है। हाँ बेटा, एक प्रश्न मेरे सामने हो रहा है आपके द्वारा, मैं सभी को बता देता हूँ, ध्यान से सुने। प्रश्न ये आया है कि अपठित पद्यांश में क्या संदर्भ नहीं लिखते हैं। तो यही बात मैं आपको बता दूं बेटा कि अपठित जो पद्यांश होता है उसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या कभी भी नहीं पूछी जाती। अपठित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या नहीं पूछी जाती। अपठित पद्यांश देंगे और उसके नीचे कोई 4 प्रश्न या 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो पद्यांश को पढ़ करके आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अपठित है, चाहे वो गद्यांश है चाहे वो पद्यांश है, अपठित है तो उसकी सहप्रसंग व्याख्या कभी भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है कि किस कविता से लिया गया है और कवि लेखक कौन है, कौन सा पाठ है, अगर गद्यांश है तो। इसलिए ये सहप्रसंग व्याख्या केवल पठित पद्यांश या पठित गद्यांश से ही पूछी जाती है। और कोई प्रश्न किसी बच्चे का हो? सर, उपमा अलंकार का पता कैसे चलता है? हाँ बेटा, वॉल्यूम थोड़ा स्पष्ट बोलें, तेज बोलें। सर, उपमा अलंकार का पता कैसे चले कि इस वाक्य में उपमा अलंकार है? हाँ, उपमा अलंकार का पता कैसे चले, अभी मैंने शॉर्ट में बताया था आपको कि यदि किसी काव्य पंक्ति में सा, सी, से, सम, समान, सरिश, सदृश, जैसा, जैसी, जैसे, ज्यों, तरह, अगर इन शब्दों या शब्दांशों में से कोई एक नजर आ जाए तो हम पहचान जाएंगे उपमा अलंकार। और अच्छे से हम अलंकार का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको सारे अलंकारों के बारे में और बता देंगे। अभी उपमा अलंकार का प्रसंग था, इसलिए हमने शॉर्ट में यही बताया है कि इन शब्द या शब्दांशों का प्रयोग है तो उपमा अलंकार होता है, पहचान सकते हैं। और कोई प्रश्न में था? अब आप आज 2 अपनी बुक से कोई भी पद्यांश अलग अलग कविता के लेंगे और फिर अपनी